नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आतंकवादी संगठनों को गैरकानूनी ढंग से दी जाने वाली मदद रोकने के लिए दिल्ली में हुआ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। कट्टरपंथ के समर्थकों के लिए किसी भी देश में जगह नहीं के संदेश के साथ ही हुई चर्चा। किस तरह डार्कनेट, नार्को टेरर और क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स बन रहे हैं बड़ी चुनौती। न्यूज नाइट में होगी चर्चा। आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनाना होगा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अप्रोच। साथ ही बात होगी इसरो ने की नए युग की शुरुआत। गुजरात चुनाव का बढ़ा तापमान और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्यों फिर बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुसीबत। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर मचा घमासान। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में क्यों अचानक आया हिंदुत्व का मुद्दा। होगी देश विदेश और खेल की भी तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ भारत की खरी। नो मनी फॉर टेरर के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का करते हैं समर्थन। जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया भारत का 6 सूत्री एजेंडा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए और तेज हुआ प्रचार। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 6 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता और मंत्री चुनाव प्रचार में कूदे। धुआंधार रैलियां कर विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और आप भी प्रचार में जुटी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा वार जारी किया आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल का स्टिंग। जूनियर इंजीनियर से पैसे मांगने का है आरोप। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल कट्टर भ्रष्ट पार्टी के भ्रष्टतम नेता। मुकेश गोयल का आरोपों से इंकार। दिल्ली के एलजी ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जसमिन शाह को उनके पद से हटाने का दिया आदेश। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर जारी है घमासान। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में राहुल के बयान का विरोध, माफी की मांग। बीजेपी के साथ ही शिवसेना के दोनों गुटों और एमएनएस ने बोला राहुल पर हमला। संजय राउत ने कहा, ऐसे बयानों से महाविकास अघाड़ी में पड़ सकती है फूट। अंतरिक्ष में भारत ने की नए युग की शुरुआत। इसरो ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S। 4 साल पुराने स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को कक्षा में किया गया स्थापित। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। कल अरुणाचल और यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड जोनी पोलो हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का भी करेंगे उद्घाटन। ईरान में थमने का नाम नहीं ले रहा हिजाब विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के इस्लामिक क्रांति के संस्थापक अयातुल्ला खुमैनी के पुश्तैनी घर में लगाई आग। घर पर पेट्रोल बमों से हमला, जमकर हुई नारेबाजी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला जाने वाला 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश में धुला। सीरीज का अगला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। काउंटर टेररिज्म पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी आतंकवादी हमलों का एक समान विरोध होना चाहिए और कार्रवाई भी एक जैसी होनी चाहिए। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे किस तरह दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम कर रहा है आतंकवाद। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं।
वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजहों से हमने हजारों कीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समान एकीकृत रवैये से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक और व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। 2 दिवसीय सम्मेलन में 72 देशों के 450 से ज्यादा प्रतिनिधियों और मल्टीनेशनल एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने का ये एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में हर दिन नया खुलासा आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। टिकट बेचने वाले मामले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। हालांकि बीजेपी के आरोपों और इस स्टिंग वीडियो को आप नेता मुकेश गोयल ने फर्जी करार दिया है। आप नेता ने कहा है कि वह आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी नई मुसीबत में घिरती नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही टिकट बंटवारे के लिए पैसे लेने के आरोप में फंसी आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार को बीजेपी ने एक नई मुसीबत पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया है, जिसमें वे एक जूनियर इंजीनियर से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डीडी न्यूज इस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। पात्रा ने कहा है कि जो स्टिंग जारी किया गया है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल नजर आ रहे हैं और ये नेता आपके संयोजक केजरीवाल के ही करीबी हैं, जिसे उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रभारी भी बनाया है। भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज
मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। स्टिंग का वीडियो जारी करने के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आप नेता मुकेश गोयल के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के स्क्रिप्ट लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है, जो कट्टर भ्रष्ट पार्टी के भ्रष्टतम नेता हैं। करप्शन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उन्होंने फिक्स किया है कि मिनिमम प्राइस इतना देने से ही आना। भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अरविंद केजरीवाल जी ने फिक्स किया है वो 1 पैसे का है। ये सब मुंबई में डॉन बात करते थे ना, 1 खोखा 1 पैसा। तो इस भाषा में इसमें कहा जाता है कि ये 20, 25, 50 लाख लेने से तो मेरे देवड़ी पर भी मत आना, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। गली गली में मैंने पेड़ बो रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने पेड़ बो रखे हैं और वो टहनियां पूरी दिल्ली में फैल गई है, हर टहनी में फल लगता है। वहीं बीजेपी के आरोपों और स्टिंग वीडियो को आप नेता मुकेश गोयल ने फर्जी करार दिया है। आप नेता ने कहा है कि वो आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है कि मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को दूसरा बड़ा झटका दिया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। उन्होंने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने का आदेश दे दिया। जैस्मिन शाह पर सरकारी पद पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप है। बीजेपी जैस्मिन शाह के बहाने दिल्ली सरकार पर हमला बोल रही है। वो DDC के वाइस चेयरपर्सन हैं, उन्हें मंत्री होने के सारे VVIP पर्क्स मिलते हैं, कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है, परंतु CCS जो 1964 के रूल्स है वो बहुत स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी पद पर बैठा है उसे राजनीति में या राजनीतिक मूवमेंट से शामिल होने का कोई अधिकार नहीं होता। परंतु उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी पत्र में DDCD के कार्यालय को भी सील करने का आदेश दिया गया था, जिस पर अमल हो गया है और दफ्तर सील हो गया है। हालांकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर कहा था कि LG को DDCD मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि जैस्मिन शाह को कैबिनेट ने नियुक्त किया है, इसलिए कैबिनेट ही कार्रवाई कर सकता है। लेकिन दरअसल LG ही दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को उनका आदेश मानना ही होगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए खबरें किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उधर गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत, नेताओं ने धुआंधार रैलियां की और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है और शुक्रवार को बीजेपी ने पहले चरण की 89 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, 6 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री समेत 15 राष्ट्रीय संगठन के नेता और मंत्री चुनाव प्रचार में कूदे। इसके अलावा गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल, पूर्व CM विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल ने भी प्रचार का मोर्चा संभाला। इन नेताओं ने धुआंधार रैलियां की और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कभी किसी की सोच क्यों नहीं आई कि भारत का राष्ट्रपति भी आदिवासी हो सकती है? क्यों नहीं आई? क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार में इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि सोच छोटी थी, संकुचित थी। कांग्रेस न आपके सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस न देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस न वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है, कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता भी प्रचार में लगे हैं। केंद्रीय नेताओं के साथ ही स्थानीय नेता प्रचार में लगे हुए हैं। पार्टी की ओर से न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी हमला किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन लोटस हुआ था वो तो बिल्कुल मेरे सामने बातों ही बातों में बन गया था।
केजरीवाल जी ने बोल दिया कि मनीष जाके बोल दो, अभी हमारी प्रेस है कि तुमको आए थे और सीएम बनाना चाहते थे, कुछ करेंगे नहीं, एमएलए लेके आ जाओ, तुम्हें दिल्ली का सीएम बना देंगे, ऐसा बोल दो। और मनीष जी ने बैकऑफ, यार बॉडी लैंग्वेज भी नहीं बदलती, बैकऑफ बोल दिया। उधर आम आदमी पार्टी भी प्रचार के काम में लगी है। पार्टी के नेता घर घर जाकर प्रचार के काम में लगे हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचकर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शैलेंद्र और नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी ने छेड़ा घमासान। भाजपा ने राहुल से की माफी की मांग और कहा कि वीर सावरकर का जब कांग्रेस ने किया सम्मान तो राहुल क्यों कर रहे हैं अपमान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वीर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में अब घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए पूरे राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इन दलों के नेता जगह जगह सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ वक्तव्य किया है उन्होंने हमसे माफी मांगनी चाहिए। हम राष्ट्र पुरुष का किसी भी तरीके से अवमान का हम सुन नहीं सकते, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मसले पर महाराष्ट्र की राजनीति में संग्राम मचा हुआ है। शिवसेना, शिंदे गुट की ओर से राहुल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान किया है और लोगों की भावनाएं आहत की हैं। राहुल गांधी जी ने 16 नवंबर की हिंगोली में हुए सभा में स्वतंत्रवीर सावरकर उनके बारे में गलत कहा है, उसी के वजह से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। बीजेपी भी इस मामले में राहुल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि राहुल ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे उनकी विचारधारा का पता चलता है। वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वीर सावरकर का अपमान क्या देश सहन करेगा? योगदान याद मत करो लेकिन स्वतंत्र वीर का अपमान मत करो, ये देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। वहीं इस मामले में राहुल की गठबंधन सहयोगी उद्धव की शिवसेना भी नाराज है और उसने कहा कि ऐसे बयानों से महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ सकती है। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी सजा कम करवाने के लिए अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी मांगी थी। इस बयान से महाराष्ट्र का माहौल राहुल गांधी के विरुद्ध गर्मा गया है। राहुल गांधी के विरुद्ध वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट में खबरें अभी और हैं। न्यूज नाइट के अगले हिस्से में हम बात करेंगे नो मनी फॉर टेरर की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक में, जहां एक तरफ बात हुई कि जीरो टॉलरेंस की जरूरत है अगर आतंकवाद का खात्मा करना है, साथ ही बात यह भी हुई कि किस तरह से आने वाले समय में जो नई चुनौतियां सामने देश और विश्व के मंडरा रही हैं आतंकवाद को लेकर, उनसे कैसे निपटना है। इस पर होगी विस्तार से चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। Your bill.
मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के लॉन्च के साथ ही इसरो ने नए युग की शुरुआत के साथ रचा नया इतिहास। देश में निजी स्पेस उड़ानों की हुई शुरुआत। रॉकेट विक्रम एस का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और इसी के साथ अंतरिक्ष में भारत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर दिया है। 4 साल पुराने एक स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को कक्षा में शुक्रवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है और इस मिशन का नाम है प्रारंभ। इसरो ने भारत को दुनिया के उन मुल्कों में शामिल कर दिया है जहां निजी कंपनियां भी अपने बड़े रॉकेट्स लॉन्च कर सकती हैं। All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगवा देश बनाने का आह्वान किया था और इसी क्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका के विस्तार की दिशा में मोदी सरकार की सफल पहल को साकार किया है इस विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण ने। राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि पर ट्वीट किया, देश के लिए गर्व का क्षण, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। यह भारत के वैज्ञानिक कौशल और हमारे निजी अंतरिक्ष उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इसरो, इन स्पेस और स्काई रूट को बधाई। साथ ही इस गौरव के पल पर प्रधानमंत्री शुरुआत है और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का बड़ा कदम बताया। Our team members have put it a new prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. उधर स्काई रूट एरोस्पेस ने भी सफलता पर बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा, टीम स्काई रूट भारत के पहले निजी रॉकेट लॉन्च की आज की ऐतिहासिक सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन द्वारा लाए गए अंतरिक्ष सुधारों को समर्पित करती है। हम इस ऐतिहासिक मील के पत्थर के लिए, उनके अमूल्य समर्थन के लिए इसरो और इन स्पेस को धन्यवाद देते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ का नाम दिया गया है, जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड्स हैं। इस मिशन को स्काई रूट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह उन 80% तकनीकों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा जिसका उपयोग विक्रम 1 कक्षीय वाहन में किया जाएगा, जिसे अगले साल प्रक्षेपित करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसको लेकर उत्सुकता और उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अहम पहल के तहत काशी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम पर पूरा वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोगों में उत्सुकता और उत्साह है और प्रशासन की ओर से इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मैं खुद तमिलनाडु से हूं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छी सोच है। जैसे दक्षिण कोने के जो एक संस्कृति है उसको उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के संस्कृति के साथ जोड़ के देखना, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति का मिलान करना, एक दूसरे से सीखना एक बहुत अच्छी पहल है। काशी तमिल संगमम के आयोजन में शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय भूमिका में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी के विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने काशी स्थित सुब्रमण्यम भारती के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिवार के 96 वर्षीय केवी कृष्णन का आशीर्वाद भी लिया। सुब्रमण्यम भारती जी तमिल भाषाभाषी थे, संस्कृत की विद्वान थे, हिंदी की पारंगम थे, अंग्रेजी भाषा में उनकी दक्षता अपार थी। ये एक महाव्यापी तमिल कार्तिक महीने में ट्रेन चल पड़ी है तमिलनाडु से। हम सब उत्सुक हैं उनको स्वागत करने के लिए। काशी में काशी के नया रूप बंद किया है। तमिलनाडु और काशी देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों आदि सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने, अपने ज्ञान, संस्कृति और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने तथा एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि ट्रेन से काशी पहुंच रहे हैं। इन प्रतिनिधियों का विभिन्न स्टेशनों पर भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम में जाने वाले तमाम डेलीगेट्स का स्वागत हर स्टेशन पर जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है लोगों का, उन्हें फूल देकर, और हर स्टेशन पर इस तरह का माहौल है, चाहे विजयवाड़ा हो या फिर इटारसी हो, इस तरह से लोगों को फूल उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों की झड़ी लगा। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। इसके लिए दोनों क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों, पुस्तकों, वृत्तचित्रों, व्यंजनों, कलारूपों, इतिहास और पर्यटन स्थलों आदि की 1 महीने की प्रदर्शनी भी काशी में लगाई जाएगी। वाराणसी से अश्विनी और हरिकेश और आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर पूर्व में परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 600 मेगावाट कामेंग पनबिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कल होने वाले पीएम मोदी के ईटानगर दौरे पर यह विशेष रिपोर्ट। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कल अरुणाचल दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश यानी सूरज का घर, और इस हवाई अड्डे का नाम भी अरुणाचली भाषा में सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के प्रति सदियों पुरानी स्वदेशी श्रद्धा को दर्शाता है। ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ये क्षेत्र में व्यापार तथा पर्यटन विकास के लिए एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। एक और एयरपोर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में हवाई सेवाओं से जुड़ गया है। यहाँ से जल्दी इसी महीने में कोलकाता से हवाई कनेक्टिविटी आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ईटानगर में विकास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 8,450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल अरुणाचल प्रदेश की बिजली की जरूरत पूरी होगी, वरन कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश को आवश्यकता से अधिक बिजली वाला प्रदेश बनाएगी। अरुणाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सैटरडे को यानी शनिवार को, क्योंकि उनका हमेशा फोकस रहता है इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को वो भारत की अष्टलक्ष्मी या अष्टशक्ति कहते हैं, और उसे यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इस एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट के थ्रू बहुत बड़ा पुश मिल रहा है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ होलोंगी, अरुणाचल प्रदेश से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ईरान क्रांति के संस्थापक अयातुल्ला खुमैनी के पुराने घर को आग के हवाले कर दिया है। आसमान से बातें करती आग की लपटें,
फिजा में खुलता धुआं, धमाके की आवाज से दहलता इलाका, प्रदर्शनकारियों के गुस्से का निशाना बनती ईरान के इस्फहान प्रांत के फुलाश शहर की ये इमारत। ये कोई मामूली इमारत नहीं है। ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी का ये पुराना घर है, जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। आयतुल्लाह खुमैनी के घर को आग लगाने की ये घटना बताने के लिए काफी है कि सरकार की सख्त कार्रवाई भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में प्रदर्शनकारियों को आयतुल्लाह खुमैनी के पुराने घर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। 1979 के इस्लामी क्रांति के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। खुमैनी के गृहनगर खुमैन में जहां संग्रहालय स्थित है, प्रदर्शनकारियों को जलते हुए संग्रहालय के सामने दमनकारी शासन के अंत का आह्वान करते हुए नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला 16 सितंबर को एक 22 वर्षीय लड़की महसा अमीनी की ईरान की धार्मिक पुलिस द्वारा हिरासत में मौत के बाद शुरू हुआ। महसा अमीनी को ठीक से सिर नहीं ढकने के कारण हिरासत में लिया गया था। तब से सभी वर्ग और क्षेत्रों से संबंधित रखने वाले ईरानी नागरिक इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, हरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए आज से देश की राजधानी दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आगाज हो गया। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित था, आतंकवाद के वित्त पोषण की जड़ पर हो प्रहार। इस पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल सिन्हा साहब, फॉर्मर डायरेक्टर CBI। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत नारायण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर NSG। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल सिन्हा जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये तीसरा इस तरह का सम्मेलन है, ये भारत में हो रहा है। इससे पहले विदेश में 2 सम्मेलन हो चुके हैं। किस तरह से आप देखते हैं नो मनी फॉर टेरर, यानी आतंकवाद पर चौतरफा हमला और खासकर जो आर्थिक सहायता मिल रही है उस पर सबसे बड़े वार के तौर पर? ये बहुत ही उपयुक्त समय पे कॉन्फ्रेंस हुई है और सबसे बड़ी चीज है कि इसको 3 परिप्रेक्ष्यों में देखना चाहिए। अभी हाल के दिनों में भारत ने अपनी आंतरिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ की है आतंकवाद के विरुद्ध। आतंकवाद के विरुद्ध वर्तमान सरकार ने, विशेषकर वर्तमान प्रधानमंत्री जी और वर्तमान गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सुदृढ़ कार्रवाइयां हुई हैं, उससे एक शांति का माहौल तो स्थापित हुआ है, परंतु परिप्रेक्ष्य ये है कि हमें ये देखना होगा कि हम कंप्लेसेंट न हो जाएं। हम इस बात को न भूल जाएं कि अभी भी आतंकवाद की जड़ें समाप्त नहीं हुई है और उनको सीखने का काम कर रहे हैं वो धन के स्रोत जो गलत माध्यमों से एकत्रित हो रहे हैं। और उसके मैं आपको बताऊं कि जैसे टेरर के लिए जो फाइनेंसिंग होती है वो कई स्रोतों से आते हैं। मोस्टली आतंकवाद में नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको फाइनेंसिंग मिलती है road elements within certain राजनीतिक और वहां के माध्यमों से उन तक वो धन पहुंचाते हैं। वो धन जो है कभी स्मगलिंग के माध्यम से होता है, कभी काउंटरफिटिंग के माध्यम से होता है, कभी होता है नार्को टेररिज्म और नार्को ट्रेड के माध्यम से होता है,
वेश्यावृत्ति के माध्यम से होता है, कभी होता है महिला बच्चों के विरुद्ध जो अपराध साइबर स्पेस में होते हैं उनके माध्यम से होता है। और इसको एक नई चीज जुड़ गई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें लाभ मिल रहा है उसका अनुचित लाभ भी ये आतंकवादी उठाने लगे हैं, जिसमें से आपको जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, और क्रिप्टो करेंसीज पे कोई स्टेट कंट्रोल किसी राष्ट्र का नहीं है, तो उनका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, डार्क वेब का। जी सिन्हा साहब आपकी आवाज थोड़ी हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच रही है। इस बीच में हमारे साथ जयंत नारायण चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। चौधरी जी, आपको क्या लगता है, हम पिछले कुछ समय में ये देख रहे हैं 26/11 ने भी बहुत इस आतंक के इस नए रूप को सबके सामने लेके आया, जिसमें आतंक का तरीका बदला है, नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, डार्क नेट, फेक करेंसी जिसकी बात अभी सिन्हा साहब भी कर रहे हैं, ये तमाम उदाहरण हैं। ऐसे में आपने 26/11 का हमला भी देखा था, उससे लेकर आज तक में तकरीबन हम कह सकते हैं 2 दशक का समय हो रहा है। आपको क्या लगता है आज की चुनौतियां क्या हैं, कितना कारगर ये मंच साबित हो रहा है? देखिए, ये जो सरकार ने जो पिछले कई साल से ये जोर कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग पर, काफी सफलता हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर था। इसके मतलब इसीलिए उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के जो लीडर है, बाकी जो आतंकवाद लीडर पाकिस्तान में है, उनके अगेंस्ट काफी स्टेप्स लेने पर उन्होंने मजबूर हो गए। तो यही कहना है कि सरकार के जो उनके एफर्ट्स है, इसमें काफी सफलता हुआ है, तो ये टेरर फाइनेंसिंग को चोक करने के लिए। जी सिन्हा साहब, कट्टरपंथ के समर्थकों के लिए भी किसी तरह की, जो देश समर्थन कर रहे हैं वहां पर भी इस तरह के मंचों पर जगह ना हो, या फिर जो रणनीतियां बन रही हैं उसमें उन्हें अलग थलग करने की भी जरूरत है? क्या आपको लगता है जिस तरह से वीटो पावर का एक इस्तेमाल करता रहा है एक देश, क्या आपको लगता है उन्हें भी साफ संकेत देने का वक्त आ गया है? बिल्कुल वक्त आ गया है, और ये संकेत दिया भी जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि भले वो लोग जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आज वो इस कॉन्फ्रेंस में आए या ना आए ये मायने नहीं रखते, उनके समझ उजागर है। लोग जानते हैं कि वो, मैं आपको बताऊं कि ये भी आवश्यक है विश्व को समझना कि भारत आज एक सुदृढ़ स्थिति में आने के बाद में ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो याचक के रूप में ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय नीति स्पष्ट वो ये कह रहा है, विश्व को अपनी एक मजबूत स्थिति दर्शा रहा है कि हम टेरर फाइनेंसिंग से भी लड़ने के लिए सक्षम हैं, हम पूरे विश्व का सहयोग चाहते हैं। अभी वो सारे देश जो चाहते हैं कि टेररिज्म जो मानवता के खिलाफ में एक अपराध है उससे आगे घटे, टेररिज्म जो कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था सकता है उससे अलग घटे, और मिलकर रणनीति बनाओ कि विश्व की अर्थव्यवस्था को घातक रूप से प्रभावित करने वाले इस टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ में क्या कार्रवाई हो सकती है। आपको एक उदाहरण दे दूं, आपको कि एक साइबर इकोनॉमी जो विश्व की काउंटरफिटिंग और स्मगलिंग के माध्यम से होती है, उसकी आकलन में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड में बताया था कि $2 ट्रिलियन से ज्यादा की वो इकोनॉमी है, और आप सोच सकते हैं कि ये कैसा काम होगा। ये ऐसा तो सिन्हा साहब एक वक्त ऐसा था जब भारत आतंकवाद की बात करता था, भारत प्रॉक्सी वॉर में से मतलब एक तरह से उसका शिकार रहा है। ऐसे समय जब भारत विश्व में आतंकवाद की बात करता था तो एक अच्छे आतंकवाद, बुरे आतंकवाद की बात हुआ करती थी। आज की तारीख में भारत अकेला नहीं है जो आतंकवाद से जूझ रहा है, कट्टरपंथ से जूझ रहा है, इसे आज दुनिया के कई देश इसके गवाह बन रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि लड़ाई कुछ आसान हुई है? और जब प्रधानमंत्री या फिर इस मंच पे ये बात होती है कि संगठित अपराध आतंकी फंडिंग का एक सोर्स है, तो वो किस तरह से है, क्या लोगों को भी समझने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि इस बात की महत्ता देश को, पूरे विश्व को समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो राज्य में बात करते हैं,
उन्होंने याचक के रूप में नहीं कहा है, बल्कि वो बता रहे हैं, लोगों को दर्शा रहे हैं कि देखिए ये जो आतंकवाद है, इससे जो नुकसान होता है वो पूरे विश्व का होता है, सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं होता है। और सारी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो समेकित हो गई है, इंटीग्रेट हो गई है। तो वैसी परिस्थिति में इनसे लड़ना ही होगा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप मत कीजिए, बल्कि जिस टेक्नोलॉजी का अनुचित लाभ ये नहीं उठाना आतंकवादी, उसी टेक्नोलॉजी को, उसी तकनीकी माध्यमों को विकसित करके हम उन अपराधों के खिलाफ, उन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने में हम अपनी सफलताएं अर्जित करें। ये चीज बहुत ही स्पष्ट है और ये देखना होगा, पूरे विश्व का मानना होगा। आप जब देखें भारत जब अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत ने इतनी क्षमता, इतनी शक्ति विकसित कर ली है कि हम केवल पैमाने के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे नीलबंदी के खिलाफ से हो, या हमारी जो केरल में जो एक्शन होती है, या जो एक्शन होती है, या जो क्राइम के अगेंस्ट में जो करी है, ये सारी चीजें दर्शाती है। आवश्यकता किस चीज की है? सारे विश्व के वैसे देशों को जो आतंकवाद के खिलाफ में एक होने की मंशा रखते हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें किसी को कोई विचार करने का और संशय करने की आवश्यकता ही नहीं रही है, सबको एक साथ आना ही होगा, और ये आज की अनिवार्यता हो गई है। जी चौधरी साहब, हम ये भी देख रहे हैं जब आतंकवाद से मुकाबला करना है, ऐसे में जब टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने या फिर रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहा है, डार्क नेट को भी समझने की जरूरत है। क्या ये जो बड़ी चुनौतियां, या हम यूं कहें कि आतंकवाद पर जैसे जैसे पकड़ को मजबूत किया जा रहा है, नए तरीके आतंकी संगठन, वो तमाम देश इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से इस ढांचे को बचाया जा सके? आप ठीक ही कह रहे हैं। जो डार्क नेट जो कहते हैं, जो इंटरनेट के ये ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वहां पर पकड़ करना थोड़ा मुश्किल है। वो काफी दूसरा काला बाजार जैसे हो गए, जहां पर वेपन्स, ड्रग्स वगैरह सबका धंधा होता है। तो अब तक ये शुरुआत ही है। हम भी कर रहे हैं, बाकी जो देश है जो आतंकवाद के खिलाफ है वो सब कर रहे हैं। तो ये शुरुआत ही है और ये बदलता रहता है। तो ये एक ऐसा शिकार है, आप अब एक हद तक पहुंचे फिर बदल जाता है। तो इसी हमारे मेहनत जारी रखना ही होगा। और यही है कि जो सरकार है वो काफी सपोर्ट देते हैं इसमें, और मेरे ख्याल में ये सपोर्ट के और जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होने के बजाय हम शायद मैनेज कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी चौधरी जी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कट्टरवाद और उग्रवाद दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से खत्म करने की या उसके समाधान की जरूरत है, इसके क्या मायने आपको लगते हैं? क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं, हम डार्क नेट की भी बात कर रहे हैं, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, और क्योंकि ऐसे जाल में शायद दुनिया के तमाम और देशों को एक साथ आने की आज जरूरत है अगर आतंकवाद पर काबू पाना है, इसका खात्मा करना है। तो आप ठीक ही कह रहे हैं। जो आतंकवाद है और जो क्रिमिनल्स है वो साथ साथ ही चलते हैं। कभी कभी आतंकवाद वाले क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी क्रिमिनल्स आतंकवादी से फंडिंग पर वो लोग उनके काम करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, इनके लिए डार्क नेट जो है इंटरनेट की हिस्सा एक ऐसी चीज है जिससे वो लोग छुपा छुपी अपने धंधा कर सकते हैं। सिन्हा साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं संगठित अपराध की भी, और उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है, और वही सबसे बड़ा स्रोत आतंकवाद को है। तो क्या आतंकवाद या आतंकवादी संगठनों ने उन तमाम एक तरह से संस्थाओं ने जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है? स्ट्रैटेजी तो देखिए उनकी पहले से एक ही रही है कि शारीरिक रूप से काम करना, तो वो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने उद्देश्य को बदल दिया है।
उग्रवाद जो है, जो कट्टरपंथी लोग हैं या जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, उनका उपयोग करते चले जा रहे हैं। ये आज के दिन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सहज रूप से उपलब्ध हो गया है। पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके आपको पैसे पहुंचाने होते थे फिजिकल रूप में। आज क्या है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो चीज आपको नहीं करनी पड़ती। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर खुद पार पैदल क्रॉस करें, ऐसे उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। आपकी जो सिस्टम है उसको आपके प्रयोग के लिए इतना मुहैया करा देती है, चाहे वो अच्छी चीजों के लिए हो या खराब चीजों के लिए हो। तो ये जो आतंकवादी है वो दहशत फैलाने के लिए, दहशतगर्दी के लिए करते हैं, और जो सुरक्षा को है हम लोग उनसे जूझने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनके उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं आया है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और ये अपराध चलते चला जा रहा है। लोगों को ये समझना होगा कि ग्रुप टेरर, डार्क टेरर की कोई चीज नहीं होती है। सिन्हा साहब, नार्को टेरर किस तरह से टेरर फंडिंग का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है? किसका माध्यम? नार्को टेरर, टेरर फाइनेंसिंग का किस तरह से एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है? अगर चौधरी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसका जवाब अगर आप देना चाहें। देखिए, ये जो आतंकवादी है, जहां से भी वो लोग फंड रेज कर सकते हैं वो करते हैं। और जो अब नार्को टेरर क्या कहते हैं, नारकोटिक स्मगलिंग करके उन लोग मतलब स्मगलिंग से वो लोग या तो हिस्सादार है या अपने आप वो कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो या वेस्टर्न बॉर्डर पर हो, सारे दोनों एरिया पर आतंकवाद ये नारकोटिक स्मगलिंग से अपने रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कि किस तरह से आतंकवाद के खात्मे के लिए न सिर्फ तमाम देशों को साथ आने की जरूरत है, बल्कि एक स्पष्ट और एक ऐसी रणनीति की भी जरूरत है जिसमें अच्छे या बुरे आतंकवाद का कोई अंतर ना हो। आतंकवाद की एक साफ परिभाषा है, उसी परिभाषा पे सभी देशों को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कुछ खेल की खबरें होंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला जाने वाला 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। काफी देर तक इंतजार किया गया, लेकिन बारिश के नहीं रुकने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। इस सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है।
भारत और न्यूजीलैंड दोनों को ही हाल ही में समाप्त हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों की कोशिश इस मैच को जीतकर वापस जीत की लय हासिल करने की होगी। सीरीज का अगला मुकाबला रविवार को माउंट मौंगानुई में खेला जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं देश की अन्य बड़ी खबरों पर। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत देश भर में 20 करोड़ कार्ड जारी करने का आंकड़ा पार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की थी। इस योजना के अंतर्गत देशवासियों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदे के अनुसार व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन का अर्थ किसी भी अनाधिकृत प्रसंस्करण से है। मसौदे के अनुसार सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी। डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। बिल का नाम बदलकर डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल रखा गया है। डेटा के गलत इस्तेमाल होने पर पेनाल्टी की भी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं और जमानत याचिकाओं के लिए अगले कुछ दिनों के लिए एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर पिटीशन और 10 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेगी। सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। इस कदम से सप्लीमेंट्री बोर्ड का भार कम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि खाद की कमी के बारे में मीडिया की खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया, DAP और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं। LPG सिलेंडर पर जल्दी ही QR कोड लगाया जाएगा। इससे इनका प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि QR कोड की व्यवस्था शुरू होने से सिलेंडर की चोरी और अन्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी और गोदामों में बेहतर प्रबंधन होगा। पहले इसे दिल्ली में प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इसके बाद अगले 3 से 6 महीनों में सभी घरेलू LPG सिलेंडरों पर QR कोड लगा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 58% करने के मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 2012 के फैसले को रद्द कर दिया था। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नौलखा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाउस अरेस्ट का अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसले में कोई समस्या नहीं है। NIA का कहना था गौतम नौलखा CPI के दफ्तर में रह रहे हैं, जबकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें अपने घरों में रहने की अनुमति थी। कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह CPI के दफ्तर में रह रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस विषय पर लॉ कमीशन या सरकार को नीति बनाने के लिए निर्देश देना कोर्ट का काम नहीं है। ये नीतिगत मसला है, जरूरत होगी तो सरकार फैसला लेगी। उत्तराखंड के चमोली में पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लेकर जा रहा एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है। नई दिल्ली स्थित एम्स अब UPI और कार्ड के जरिए पेमेंट्स लेने के अलावा स्मार्ट कार्ड्स की मदद से भी भुगतान स्वीकार करेगा। 1 अप्रैल 2023 से एम्स सभी पेमेंट्स को डिजिटल करने की तैयारी कर रहा है। पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पहल शुरू की है। अब पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र एक मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा कर सकेंगे, जो आधार नंबर से जुड़ा होगा।
और देश की इन तमाम खबरों के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक